हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर में। इससे पहले हमने 3 क्लासेस कर ली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पर बेसिक क्वेश्चन सभी कुछ बता रखा है। शुरू से पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बताया था कल कि आज हम लोग पढ़ेंगे आर्गूमेंट, कैसे करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मान लो ये हमारे पास में इमेजिनरी है और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्लियर। और हाँ, ये हमारे पास में मान लो कोई भी पॉइंट है, ये हमारे पास में मान लो कोई भी पॉइंट है ए कॉमा बी, ठीक है। ये हमारे पास में कोई भी पॉइंट है। यहाँ से मान लो ओरिजिन से इसको मिलाएंगे तो ऐसे करके मिलेगा। मान लो यहाँ से ये एंगल बनाता है थीटा, ठीक। तो अगर मेरे पास में मान लो z बराबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बटा बी, ठीक है। यहाँ से आर्गूमेंट देखो, जो आर्गूमेंट होता है आर्गूमेंट ऑफ z वो होता है हमारा थीटा, ठीक है। ये z थोड़ा अजीब बन गया, z ये होता है थीटा, ठीक है। जो थीटा होता है ना, और थीटा हमेशा, ये तुम्हारा रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी है, तो थीटा हमेशा, या एक्स एक्सिस कह लो, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से मेज़र किया जाता है। किस साइड से? पॉजिटिव साइड से। ये ध्यान रखना, थीटा जो एंगल होता है वो हमारा, वो हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से मेज़र किया जाता है। समझ में आया? और आर्गूमेंट होता है हमारा, आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या होता है? थीटा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास में z बराबर a प्लस आई बटा बी है तो यहाँ से मैं टेन थीटा निकाल सकता हूँ। और टेन थीटा मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा मॉड ऑफ ए बी निकालेंगे। मैंने बताया था आपको। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? टेन इनवर्स माइनस और मॉड बी अपॉन ए, ठीक है। मॉड बी अपॉन ए होता है, क्लियर। अब देखो थीटा इज इक्वल टू ये आ गया। अब आर्गूमेंट अलग अलग, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग तुम्हारा आर्गूमेंट होता है। तो पहला ये है कि अगर, ये ध्यान से समझना कि अगर हमारा जो z है, ये z जो है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इफ़, देखो ये लिख लो, इफ़ z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर z हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन आर्गूमेंट ऑफ z, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ z ये हमारा होता है थीटा, सिंपल। अगर हमारा z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये आर्गूमेंट कैसा होगा? थीटा। समझ में आया? अब देखो इसको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, आप अभी इतना याद रख लीजिए। और इफ़ z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है? पाई माइनस थीटा, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी आपको? मैंने ये बताया था कि एक्स एक्सिस के हमेशा पॉजिटिव एक्स, मतलब एक्स से पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से मेजर किया जाता है। तो ये पाई वाली लाइन है, इधर है, इधर जीरो होता है, ये पाई वाली है, तो पाई में से जितना भी थीटा है उतना माइनस कर दो, ठीक है। समझ में आया? तो ये पाई माइनस थीटा हो जाता है आर्गूमेंट, जब हमारा z सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तब। तीसरा क्या है कि अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, ठीक है, इसे आप, मैं लाइन बना रहा हूँ, इसे आप लिख लीजिए पूरा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो ये होता है हमारा थीटा माइनस पाई, ठीक है। और अगर हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो ये होता है माइनस का थीटा, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत 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 काम की चीज़ है कि हाउ टू फाइंड आर्गूमेंट ऑफ अ जेड। ये 4 पॉइंट हैं कि 4 पॉइंट हैं। अगर आर्गूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा होगा, अगर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा, सॉरी, पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में कर रहा है तो थीटा माइनस पाई होगा, और फोर्थ में कर रहा है तो माइनस थीटा। देखिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पहला और चौथा थीटा माइनस थीटा, दूसरा और तीसरा पाई माइनस थीटा और थीटा माइनस पाई,
ठीक है। माइनस से बस मल्टीप्लाई आपको करना है, चिन्ह बदल जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन पहली, चौथी, दूसरी और तीसरी, इसको ऐसे करके याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और आती है, एक टर्म और आती है, प्रिंसिपल वैल्यू। आर्गूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है? तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए, सिंपल है वैसे। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है? प्रिंसिपल वैल्यू होती है आपके पास में कि -पाई से ये हमेशा बड़ा होगा आर्गूमेंट ऑफ z, और पाई से या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे कम होगा, ठीक है। -पाई से पाई के बीच में रहता है प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट के, ठीक है। ध्यान में आई, समझ में आई बात की नहीं? तो अब देखिए, ये होगी चीज़। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको काम भी आएगा। काम क्या, बहुत काम आएगा भाई साहब। देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास में दिया है कि इफ़ z+5 इज़ लेस देन 2, कैसा बन गया, इज़ लेस देन 2, ठीक है। देन अगर ये लेस देन 2 है, देन फाइंड z+2 क्या होगा, z+2 क्या होगा। और इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। कैसी? ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, मतलब बड़ी वैल्यू बतानी है। अब देखो, इसको पकड़ो, इस वाली चीज़ को। अब हमें निकालनी है z+2, तो z+2 को उठाओ, z+2। अब z+2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, z+2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z+5 - 3। हाँ या ना बताओ भाई, 5 में से 3 घटा दोगे 2 ही आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ से एक काम हो गया कि z+5 को एक ब्रैकेट में बंद कर लो और -3 को ऐसे, ठीक है। इसको मैं, ये हमेशा लेस किससे होगा भाई? हमने एक पढ़ा ना, एक रूल की, mod ऑफ a + b इज़ लेस देन हमेशा mod ऑफ a + mod ऑफ b होता है। ये पढ़ा है हमने कि नहीं? तो वहीं से अगर मैं इसको देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, mod ऑफ z+5 और प्लस mod ऑफ -3। तो ये वाली चीज़ तो 2 से लेस है ही, और ये वाली 3 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। समझ में आया भाई? mod -3 की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो ये टोटल मतलब फाइनल आंसर तुम्हारा 5 हो गया। सिंपल ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि इफ़, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 + 5i/2 देन 2x³ -6x² + 17x और +12, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। आप इसे पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं तो सॉल्यूशन ही कर पाऊँगा डायरेक्ट। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट उठा के इसमें रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो x³ करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा फिर। तो कभी भी इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना। जब भी पेपर में आएगा वो कैलकुलेशन नहीं करवाता है, वो सिर्फ चेक करता है कि आपने कितनी डेप्थ से पढ़ा है, ठीक है। वो चीज़ हमको सिर्फ एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपने कितनी डेप्थ से पढ़ा है। जब भी जैसे UPLT ग्रेड का प्री तो हो गया है, ठीक है, मेंस बचा है। तो मेंस में क्या बोलते हैं, वो सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं, पूरा डिटेल से हमको लिखना होता है। लेकिन अभी GIC का आ रहा है, तो जो भी आएगा उसमें प्री में कभी भी आपको क्वेश्चन देगा, लेकिन इतना लंबा कभी क्वेश्चन नहीं देगा कि भाई आपको वही उसी क्वेश्चन में क्या बोलते हैं 1-2 घंटे लग जाएं या 10-5 मिनट लग जाएं। भाई आप सोचिए, GIC में आपके पास में, थोड़ा मैं बता देता हूँ, GIC में आपके टोटल 120 क्वेश्चन हैं, जिसमें 80 मैथ के हैं और 40 तुम्हारे GS के। तो ये है, तो अगर इसमें आपने टारगेट, देखिए GS तो आपको पढ़ना ही है भाई, उसमें अगर आपके 10 क्वेश्चन भी वहाँ से सही होते हैं तो यहाँ से आपको 40 से 50 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने, बस सिलेक्शन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 40 से 50 क्वेश्चन करने के लिए भाई सिर्फ 2 घंटे का टाइम रहता है,
2 घंटे आपके पास टाइम है। अब 2 घंटे में आपने जितने ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे मैथ में, जितने ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे वो वहाँ पर बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, और ट्रिक्स कैसे बनाई जाती हैं, जब क्वेश्चन हम करने लगते हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उसी में से एक रिजल्ट आ जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसी की शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। शॉर्ट ट्रिक कोई जन्म नहीं लेती, पैदा नहीं हुई है भाई शॉर्ट ट्रिक, हाँ मैं पैदा हुई हूँ, लो मैं मुझे शॉर्ट ट्रिक हो, नहीं भाई, क्वेश्चन करते हैं और क्या बोलते हैं हाँ, प्रूफ करते हैं थ्योरम्स के, और क्या थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं, वहीं से शॉर्ट ट्रिक आती है, ठीक है। तो 10-20 कितने होगा, 50 हो गए, मतलब 10 और 40 कितने, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन, इसका मतलब क्या, बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया, ख़त्म बस। और कुछ नहीं ज़्यादा करना है भाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, तो इसे हम खैर मिटा देते हैं, इस पर कभी आराम से चर्चा करेंगे जब हमारे सब्सक्राइबर अच्छे हो जाएंगे तब। अभी तो कुछ भी नहीं है सब्सक्राइबर भाई, बस शुरू किया है, लेकिन हाँ शुरू किया है, आपको पूरा करवाएंगे, टेंशन न लीजिए, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा आया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको देखिए कुछ यहीं से, जैसे अगर मैं इसको उठाऊं तो इसका इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 3 + 5i, ये हो गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2x - 3 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर अभी ना करो, ये बराबर 5i हो गया। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं तो देखो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 4x² + 9 और माइनस का 6 यानी 12, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लें, और बराबर 25। आई स्क्वायर होगा तो माइनस का 25 हो जाएगा भाई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया तुम्हारा 4x² माइनस का 12x, और ये इधर आएगा तो 25 प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 34 बराबर 0। यहाँ से 2 देखो सभी में से जा रहा है, तो 2x² - 6x और +17 बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब देखो इसको उठाओ, तो इसको उठाओगे, उठाना मतलब इसको सॉल्व करना है। तो उठा लो, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x कॉमन ले लें, इतने से पार्ट से अगर तुम x कॉमन ले लो कुछ आपको दिखेगा, तो x² - 6x और +17 और +12, तो कुछ चमक आई आँखों में, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो हाँ ये, अरे यार यहाँ पर 2 आएगा, मैं कहूँ 2 कॉमन ले लिया, तो देखो 2x² - 6x + 17, 2x² - 6x + 17, ये कितना है 0, तो x × 0 + 12, तो आंसर कितना आ गया 12, ख़त्म, बस इतना ही है और कुछ नहीं है भाई, हो गया क्वेश्चन, समझ में आई बात। तो ऐसे करके करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो देखो xn बराबर हमको दिया है cos π/2n, ठीक है, π/2n प्लस आयोटा, क्या है ये, आयोटा sin π/2n, ये दिया है। तो हमसे पूछा है देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, थोड़ी बहुत तो लिमिट आती होगी आपको, खैर पढ़ ली होगी आपने, x1 x2 और ... xn बराबर कितना होगा, हाउ मच, ठीक है, कितना होगा, क्या वैल्यू होगी, तो ये हमको सॉल्व करना, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यूलर्स फॉर्म, जब भी आपको कॉस और साइन में चीज़ें दिखने लग जाएं, जब भी ध्यान रखिए इस बात को, जब भी आपको कॉस और साइन में चीज़ें दिखने लग जाएं तो वहाँ पर आप यूलर भाई साहब को ज़रूर सोचना, समझ में आया, क्योंकि यूलर भाई साहब क्या करते हैं, कॉस और साइन की चीज़ों को मर्ज कर देते हैं, बहुत अच्छा, जब उनको यूज़ करेंगे तो बड़ा अच्छा सा रिजल्ट दे देंगे आपको, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा छोटा सा बन के आ जाएगा। तो जब भी कॉस और साइन दिखे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आपको किनको याद करना है, नहीं उसको नहीं जिसको आप समझ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर जब भी आपको कॉस और साइन दिखे तो आपको किसको याद करना है, हाँ उसको नहीं याद करना है जिसको आप समझ रहे हैं, आपको यूलर भाई साहब को याद करना है। तो यूलर भाई साहब को याद कर लीजिए, तो यूलर भाई साहब क्या बोलते हैं कि xn, हमने पढ़ा था ना कल कि अगर cos थीटा + i sin थीटा
हमारे पास में हो तो ई की पावर आई थीटा हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा, और नहीं ध्यान है तो देखिए जाके लेक्चर, ठीक है। मैंने बताया है बहुत अच्छे से, डिटेल से। अच्छा तो जब ही लगे जब आपको अच्छा लगे, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा ही बताता हूँ, ठीक है। आपको नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ई आई पाई बाई पाई अपॉन 2n, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ कि नहीं। भाई थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ थीटा की जगह पे आपको दिया है पाई बटे 2 की पावर n, तो उसको मैंने ऐसे करके लिख लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं x1 लिखूँ इंटू x2, इसको उठाओ, इसको ही तो पता करना है, डॉट 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 xn। अब देखो x1 लिखूँगा तो यानी अगर x1 लिखूँगा तो n की जगह पे यहाँ जो n है वहाँ मुझे 1 डालना पड़ेगा, तो ई और आई पाई बटे 2 इंटू ई आई पाई बटे 2 का स्क्वायर इंटू ई की पावर आई पाई बटे 2 की पावर क्यूब, डॉट 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 ई की पावर पाई बटे 2 की पावर n। बताओ ऐसे लिखेंगे। अब देखो कुछ दिखेगा, अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ से आप क्या करना, यहाँ से अगर मैं देखूँ एक चीज़, देखो मैंने देखो ई इंटू ई की पावर समथिंग इंटू ई की पावर समथिंग, जैसे ई की पावर एक्स लिखा है, ई की पावर वाई लिखा है, ई की पावर जेड लिखा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। बस यही रिजल्ट यहाँ पर हम अपनाएंगे, तो सभी पावर जुड़ जाएंगी, और मैं ई की पावर आई पाई ये कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा पाई, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो अंदर 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर n। हाँ या ना, बताओ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास में nth टर्म की मतलब मान लो ये दिया है कि a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर एन, तो ये क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये होता है सम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसे आप नोट कर लीजिए, वरना मैं बताऊंगा ही, चैप्टर जब शुरू करेंगे ये तो आएगा ही, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारी जीपी बन रही है, nth टर्म का सम है ये, तो ई की पावर आई पाई इंटू ये क्या बन गई, फर्स्ट टर्म क्या 1/2, भाई फर्स्ट टर्म कितनी है 1/2। अब ये तुम्हारी 1/2 है, और ये इसको तुम 1 माइनस 1/2 की पावर n लिख सकते हो, नीचे क्या जाना जाएगा 1 माइनस 1/2। तो देखो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/2 ही रहेगा, भाई एक में से आधा जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ई की पावर आई पाई और ये कितना है 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है। ये आया है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार, मैं इसे थोड़ा सा मिटाऊंगा। तो ये आया है। अब देखो हमको इसको करना कैसे है, अब हमको लिमिट लगानी है, तो इसलिए लिमिट, अब n टेंस टू इन्फिनिटी है, और ये हमारे पास में ई की पावर आई पाई और 1 माइनस 1/2 की पावर n ये दिया है। अरे यार हाँ ये दिया है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब n टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ थोड़ा, आप इसे थोड़ा नोट कर लीजिए, ये मैं इधर मिटा दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखो 2 की पावर n है, और 2 की पावर n टेंस टू मतलब जो n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी हो गया, और 1/2 तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, समझ में आई बात। तो इसको मैं ई की पावर, अरे यार इसको मैं ई की पावर आई पाई लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। क्लियर हुआ भाई, ये चीज़ तो पूरी 0 हो गई, तो ई की पावर आई पाई इंटू 1, तो ई की पावर आई पाई। अब ई की पावर, अब देखो थीटा की जगह पे पाई है, इसको फिर से वैसा ही लिख दो, तो कॉस थीटा की जगह पे पाई, तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो कितनी, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये आंसर विल बी तुम्हारा -1।
समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, तो चलिए और भी करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास में दिया है कि इफ़ x प्लस आई वाई बराबर 1 प्लस आई और 1 प्लस 2i और 1 प्लस 3i ये दिया, देन फाइंड x प्लस वाई का मॉड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। क्लियर? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? और देखिए ऑप्शन भी दिए हैं, मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ए है तुम्हारा 100 और बी है तुम्हारा कितना 25 और सी है तुम्हारा 110 और डी है तुम्हारा नन। ठीक है, ये ऑप्शन भी मैंने आपकी इस बार दे दिए हैं। अब बताइए, पॉज कीजिए वीडियो और सॉल्व कीजिए। तो देखो आप कर लीजिए, मैं इसको बताता हूँ कैसे। अब आपको यहाँ पर क्या सोचना है भाई, अगर आप इसकी सबकी गुणा करते चले जाएंगे, इसको a प्लस आइवटा के रूप में बनाएंगे, फिर इसका मॉड लेंगे, फिर इसको मॉड लेंगे तो a² प्लस बाई स्क्वायर, तब ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं? अगर ये आ रहा है तो भाई साहब आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपने रिजल्ट का ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मॉड ऑफ z मतलब z1 इंटू z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका मॉड ले रहे हैं, तो मॉड ऑफ z1 और मॉड ऑफ z2 लिख सकते हैं। अब ये चाहे 2 हों चाहे 10 हों, अगर आपके पास में कभी ऐसे हैं z1 z2 डॉट 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 zn, तो भी ये रिजल्ट वैलिड है। z1 z2 और मॉड ऑफ zn, तब भी ये वैलिड है। समझ में आया? तो आपके पास में अगर 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तब भी ये रिजल्ट वैलिड है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही अगर आपको दिख रहा है तो आप बहुत सही रास्ते पे हैं। कैसे? हमको निकालना है मॉड ऑफ x प्लस आई वाई, तो सभी का मॉड ले लो बस। तो 1 प्लस आई, 1 प्लस 2i और 1 प्लस 3i का मॉड ले लो। सबको अलग अलग लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस आई और 1 प्लस 2i और 1 प्लस 3i ऐसा लिख सकता हूँ। बस इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 9। तो ये हो गया √2 √5 √10। तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √10 और ये हो गया तुम्हारा √10। तो कितना होगा √10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। क्लियर? समझ में आई बात? और तो मॉड ऑफ ये आ गई तुम्हारी, तो इसमें से कौन सा? नन ऑफ दिस। क्लियर? कभी आपके पास में पूछ ले कि मान लीजिए x प्लस वाई का स्क्वायर बताइए, ये कितना आएगा, तो कितना आएगा, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड x² प्लस वाई स्क्वायर और बराबर कितना है 10। दोनों का स्क्वायर कर दो तो आंसर उसमें कितना आ जाएगा 100। तो वहाँ उस केस में पहला ऑप्शन सही होता, लेकिन हमसे पूछा ये है ये वाला, तो ऑप्शन कितना होगा नन ऑफ दिस। समझ में आई बात कि नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत अच्छा है। इस पे क्वेश्चन आपको 101% मिलता है ज़्यादातर। कॉन्सेप्ट ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करके फाइंड करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो कैसे करके फाइंड करते हैं बताइए। जैसे हमारे पास में दिया हो कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई, देन √z कितना होगा, ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये चीज़ होगी कि अगर x प्लस आयोटा वाई दिया है, देन मॉड ऑफ z कितना होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो, तो इसके दो मेथड हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग मेथड। ठीक, सीखना चाहिए भाई। अब UPLT ग्रेड का आ रहा है तो उसमें स्क्वायर रूट पूछ रहे निकालना, तो शॉर्ट मेथड से तो करेंगे नहीं, तो लॉन्ग मेथड उसके लिए। और GIC आ रहा है तो उसके लिए शॉर्ट मेथड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो दोनों का फ़ायदा हो गया। देखो एक ही जगह से दो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसी चीज़ की ज़्यादा बढ़िया है। तो मेथड वन लॉन्ग मेथड है,
अच्छा मेथड है। देखिए सबसे अच्छे से ध्यान से समझिए, कोई भी अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मानते हैं लेट। ठीक है, क्या मानते हैं कि लेट अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई बराबर ए प्लस आई बटा वाई। भाई ए प्लस आई बटा बी। देखो मॉड मतलब अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो उसके बराबर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया तो दोनों ओर स्क्वायर कर दो, तो दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई बराबर ए प्लस आई बी का स्क्वायर। हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको स्क्वायर खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो पूरा रियल हो गया, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, प्लस आई बटा 2ab। ठीक है, तो ये हो गया एक्स प्लस आई बटा वाई। क्लियर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, जब उनके रियल पार्ट आपस में बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। तो यहाँ से मैं कंपेयर करके लिख सकता हूँ, कंपेयर करके क्या लिख सकता हूँ कि x बराबर किसके होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, एंड y बराबर किसके होगा, 2ab, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, फाइंड a एंड b। ए एंड बी की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर वो यहाँ पर रख दीजिए, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ, हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा कल इसकी, आज नहीं बताऊंगा। ठीक है, आज आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास में z बराबर दिया है, क्वेश्चन दिया है 3 - 4i। अब हमें निकालना है फाइंड अंडर रूट ऑफ z। कैसे करके निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अब जैसे जैसे मेथड बताया वैसे वैसे क्वेश्चन करते चले जाओ। तो 4i बटा, अरे यार हाँ, 4i बटा बराबर मान लेंगे हम a प्लस आई बटा b, मान लिया। अब इसको मान लो, अब दोनों ओर स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 3 - 4i बराबर a प्लस आई बटा b का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, भाई आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 रख दी है, और प्लस आई, और ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, ये हो गया 3 - 4i बटा। ठीक, अब इसकी तुलना कर लो, क्या कर लो, कंपेयर करो, तो बराबर, तो 3 किसके बराबर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहाँ से तुम्हारा होगा 2ab बराबर कितना होगा, यहाँ से 2ab तुम्हारा बराबर हो गया -4। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, ठीक है, तो अब एंड देखो हमें पता भी है, एंड वी नो दैट, देखो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी क्या होगी, तो हमें पता है सिंस वी नो दैट, वी नो दैट, क्या चीज़, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। पता है कि नहीं, बताओ। अगर आप इसको ओपन, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होता है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो ओपन करके देख लो, ये x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आ गया, इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस रिजल्ट को यूज़ कर लीजिए। अब देखिए इसको हम करेंगे इधर साइड में, इसको कर लीजिए, तो देखो ये क्या आएगा तुम्हारा, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, अब सही है। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर,
और प्लस का 4a² b², ठीक है, स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अरे यार गड़बड़ हो गया, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस का 4a² b², ठीक है, 4। अच्छा अब देखो a² माइनस b² की वैल्यू हमें पता है 3, तो ये कितनी होगी 9, और प्लस 2ab की वैल्यू पता है हमको कितनी है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2ab का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो हमें 9 प्लस और a b 2ab की वैल्यू कितनी पता है -4, तो ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी कि नहीं बताओ। ये तुम्हारे पास में 5 होगी, तो हाँ ये तुम्हारे पास में आ गई 5। क्लियर। अब ये 5 आ गई, तो यहाँ से a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आएगी √5। सिंपल, √5 आ गई। ये आ गई तुम्हारे पास में √ प्लस माइनस की 5 आएगी, ध्यान रखना। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, इन दोनों को हमको करना है माइनस। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 3 मान लो, तो इसे आप नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ओके, ये हमने मिटा दिया। आई थिंक हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, ये -4 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, सॉरी कुछ हमसे गलती हुई है उसके लिए सॉरी। ये हमारा स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 25, सॉरी। तो ये आ गई हमारे पास में 25, तो इसका ये आएगा तुम्हारे पास में ओवरऑल 5 आएगी, ठीक है। तो ये 5 आएगी, सॉरी। तो a² प्लस b² बराबर कितना आया, प्लस माइनस का 5। इसके इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, 1 एंड 3 को देखो, तो a² माइनस b² बराबर 3, और a² प्लस b² बराबर कितना हो गया 5, ठीक है, +5 ले लो, तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2a² बराबर हमारे पास में आ गया 8, तो a² बराबर कितना आ गया 4, तो a बराबर कितना आ गया +-2। इसे आपने नोट कर लिया जाएगा होगा आई होप। तो इसे हम मिटा रहे हैं और इन दोनों इक्वेशन को लिखा रहने दे रहे हैं, क्योंकि इनका हमें अभी काम आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो a की वैल्यू आ गई है +-2। क्लियर। अब a की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, प्लस की ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गई तुम्हारे पास में, तो ये हो गया तुम्हारा 4 माइनस b² बराबर 3, तो b बराबर कितना आ गया b² बराबर 1, यानी b बराबर +-1, ठीक है। b बराबर b तुम्हारा +-1 आएगा। अब a की वैल्यू +-2, b की वैल्यू +-1। अब हमें लेनी कौन सी वैल्यू, भाई a की वैल्यू भी 2 आई है, b की वैल्यू भी 2 आई हैं, तो टोटल तो 4 वैल्यू होगी, लेकिन 4 वैल्यू थोड़ी ना होंगी, हमको लेनी कौन कौन सी वैल्यू है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा कैसे करके हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी वैल्यू लेनी है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, हमारे पास में 2 इक्वेशन थी, एक थी a² माइनस b² बराबर 3, एक इक्वेशन ये थी, और एक थी 2ab बराबर -4। तो बस दूसरी वाली इक्वेशन को, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो a की वैल्यू आई है मेरे पास में 2 - 2, और b की वैल्यू आई है 1 - 1। तो हमको लेनी कौन सी वैल्यू है। अब देखो हमारा प्रोडक्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है -4, यानी -4 आ रहा है। तो ए बी का जब 2 के लिए भी भूल जाओ, ए बी के जब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को नेगेटिव मिल रहा है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों की, मान लो इसको मैंने 2 ले लिया ए को, और बी को ले लिया 1, तो क्या भी कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी। भाई दोनों की अगर पॉजिटिव होंगी तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगी, या अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो गई, इसकी भी -2 हो गई, इसकी भी -1 हो गई, तो क्या कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आ पाएगी, नहीं आएगी, ये तो पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव नहीं आ पाएगी ना। हमें लानी है दोनों नंबर ऐसे चूज़ करने की दोनों की हमें जो मल्टीप्लाई है वो कैसी मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए। तो जाहिर सी बात है कि दोनों अपोजिट साइन के होंगे, तो यहाँ पर एक 2 होगा और b की वैल्यू कितनी होगी -1। या आप ये ले सकते हैं, या आप ऐसा ले सकते हैं -2 या b की वैल्यू 1, ये वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, और कोई भी चुनने का तरीका नहीं है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैसा आएगा, तो अब यहाँ से a + i/b कैसा आ गया, ये आ गया तुम्हारा
2 माइनस आई, या तो ये हो गया, या 2 माइनस 2 प्लस आयोटा, ये हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, प्लस माइनस 2 माइनस आई, ख़त्म। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि एक बार अगर माइनस लेंगे, अगर एक बार इसको माइनस आप करेंगे तो माइनस 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट। सम क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग मेथड था। अब इसी को हम निकालने का कल पढ़ेंगे शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए आप एक होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए और इसी से आप कीजिए, जो मैंने अभी बताया था इसी मेथड से कीजिए कि अगर आपके पास में z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा हो, देन आप अंडर रूट जेड की वैल्यू मुझे बताइएगा कितनी आएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितनी आएगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कल हम शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, ध्यान रखना लेक्चर नंबर 5 में। ओके, थैंक यू।